नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? स्वागत है आपका लाइव क्लास दृष्टि ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन। और इस संगठन का जो एग्ज़ाम है पीजीटी लेवल पे, वो हम आपको दो सब्जेक्ट में कवर कराएंगे, एक हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। ये आज की हमारी फर्स्ट क्लास है इतिहास की। पीजीटी हिस्ट्री हमारा केवीएस का लेवल होगा। तो एक बार जल्दी से कनेक्ट हो गए हो तो मुझे बता दो ना बच्चों, पीजीटी और कौन सा? केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन। और आपका सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री। कितने बच्चे लाइव हैं? लाइव क्लास है। कई बार बच्चे बाद में आते हैं, बाद में जुड़ते हैं, तो उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाओ एक बार बच्चों। इतिहास विषय अपने आप में एक बहुत ही विशाल विषय है। और कैसे हो भाई रजत यादव? इसी क्लास से जुड़े हो आप लाइव क्लास में बेटा? एक बार हाय हेलो हो जाए तो थोड़ा सा ध्यान रहता है। अभी ये फ्लैश लग रहा है तो इसमें पता नहीं चल रहा। एक फेमस प्लेटफॉर्म है दृष्टि ऑनलाइन टीचिंग। ऑफलाइन में तो शुरू से ही सबको पता है कि कैसे झंडे गाड़ रखे हैं, खासकर पीसीएस यूपीएससी लेवल में तो है ही नाम। और अब नई जो स्ट्रीम शुरू हुई है 2-3 साल से, तो बच्चे धीरे धीरे इसमें भी जान रहे हैं। केवीएस का जो सिलेबस है बच्चों, वो सेम जो एडब्ल्यूएस का था लगभग वही है, जिसमें हम इतिहास को दो भागों में बांटते हैं। क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ने से पहले आपको कम से कम इतना जरूर पता होना चाहिए कि उसका जो करिकुलम है, सिलेबस है या पाठ्यक्रम है, वो किस प्रकार बनाया हुआ है। दो चीज़ें हम देखो, पहली क्लास है ये, तो फुल फ्लो में हम टिपिकली लेवल पे जो हमारी स्टडी चलती है उस लेवल पे आज हम नहीं जाएंगे। सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। इंट्रोडक्टरी क्लास में थोड़ा सा एक बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए आपको कि हम पढ़ेंगे क्या, क्या 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 स्ट्रेटजी होगी, क्या रणनीति होगी, उस हिसाब से चलते हैं। जो ये सिलेबस है बच्चों, दो रूप में है। एक आपका क्या है, थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक है, यानी कि विश्व इतिहास के कुछ टॉपिक है। ठीक। और दूसरे हैं कुछ आपके इंडियन हिस्ट्री के। कितने बच्चों को ये पता है कि सिलेबस क्या है? हाँ भाई, जो भी लाइव बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें थोड़ा सा जवाब दें कि आप लोगों ने कभी सिलेबस या अब तक सिलेबस देखा है कि भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास के टॉपिक क्या है, पार्ट क्या है? क्योंकि इन दोनों का पता होना आपको जरूरी है। वर्ल्ड हिस्ट्री में जहाँ तक टॉपिक की बात है बच्चों, एक तो आपका क्या है, जैसे विश्व इतिहास की हम बात करें केवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ टॉपिक हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे ईरानी साम्राज्य, यानी कि जो ईरान का जो साम्राज्य है या ईरानी वंश जो है, उनका क्या इतिहास रहा है। भारत में आपको पता है सबसे पहले आक्रमण जब होता है, हम जब इतिहास पढ़ेंगे तो उस आक्रमण में सबसे पहले किसका योगदान था भारत के अंदर? क्या सिकंदर का आक्रमण हुआ था या अखमनी वंश के शासकों का आक्रमण हुआ था? तो जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें, ईरान थर्ड मिलेनियम बीसी, यानी कि 3000 बीसी,
के आसपास की जो सभ्यता है, उस वक्त ईरान का शासन कैसा था, कौन से वंश थे, कौन सी सभ्यताएं थी। खासकर इसमें हम जो है ना कौन सी सभ्यता लेके चलते हैं, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया से लेकर जब तक यूनानी नहीं आ जाते, रोमन नहीं आ जाते, तब तक ईरान का साम्राज्य चलता है। ठीक। दूसरा इसमें टॉपिक है हमारा बेसिकली रोमन साम्राज्य, जिसमें आप जूलियस सीजर, अगस्टस, इनके बारे में पढ़ोगे। यानी कि जैसे जैसे ईरान का पतन हो गया तो हाइडेस्पीस, आपने थर्मोपोली का युद्ध का नाम सुना है? थर्मोपोली का युद्ध है, किसे कहा गया है? क्या राजस्थान के इतिहास से उसमें थर्मोपोली नाम कहीं जुड़ा हुआ है? क्या इतना जानते हो आप? तो रोमन साम्राज्य में क्या है भाई, पॉलिटिकल इवोल्यूशन क्या हुआ, इकोनॉमिक इवोल्यूशन क्या हुआ, सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट, जब भी किसी साम्राज्य की बात करते हैं ना, तो उसमें सामान्य सी बात है, चाहे वो भाई भारतीय इतिहास हो, चाहे वो विश्व का इतिहास हो, उसमें समाज, अर्थव्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, भू राजस्व, कल्चर, संस्कृति, धर्म, राजनीति, युद्ध, उठापटक, उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, सब चीजें पढ़नी पड़ती हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे भारत का हो चाहे वो बाहर का हो। क्लियर? दूसरा इसमें थर्ड, नोमैडिक एम्पायर। नोमैडिक एम्पायर में जैसे शुरू में जब कहते भाई सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। जब ईरानी गए तो रोमन आए, लेकिन रोमन जाएंगे तो फिर कौन आता है? 13वीं और 14वीं सदी में, 13 एंड 14 सेंचुरी में जो मंगोल आते हैं, चंगेज, मंगोल, ये इनका जो साम्राज्य है, कहते हैं कि जहाँ से चंगेज खां गुजर जाता था वहाँ कुछ नहीं बचता था सिवाय धूल, आंधी, विनाश के। तो मंगोलियों ने कैसा शासन किया? जो चीन का आसपास का क्षेत्र है, मंगोल एक देश है आजकल, आपको पता है। मंगोल से शुरू होने वाला ये मध्य एशिया तक जाने वाला, फिर मध्य एशिया से घूमकर भारत की कहाँ तक ये रुक गया। उस वक्त भारत में कौन सा सत्ता थी, किस वंश का शासक था, कौन शासक था, क्या घटनाएं घटी, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो 13वीं और 14वीं सदी में मंगोल। फिर आता है आपका थ्री ऑर्डर्स विश्व इतिहास में। थ्री ऑर्डर्स में जो आपके प्रमुख क्या थे थ्री ऑर्डर में, जैसे पोप, शासक और सामंत। यानी कि जो शासक थे यूरोप में, पोप का ईसाई धर्म का प्रभाव क्या रहा, सामंतवादी प्रणाली कैसे पनपी, तीन ऑर्डर ये क्या माने जाते हैं, इनका गठजोड़ क्या है, समाज में उस वक्त धर्म का और समाज का क्या गठजोड़ा था, धर्म का क्या प्रभाव था, उसमें अंधविश्वास थे, आडंबर थे, डार्क एज थी, पुनर्जागरण था, ये सारी चीजें आपके थ्री ऑर्डर्स में आएगी। यानी कि चर्च एंड सोसाइटी क्या है, यानी कि चर्च का समाज पर क्या प्रभाव है, सामंतवादी प्रणाली क्या थी, चर्च और सामंत में क्या संबंध था, उस समाज का चर्च पर जो प्रभाव था, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक में क्या कुछ विचार हुए, ये कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। और उस वक्त इतिहासकारों के क्या विचार हैं सामंतवाद पर, कि भाई यूरोप में सामंतवाद के उत्पन्न होने में उससे पहले पूंजीवाद का कोई रोल था क्या, पूंजीवाद से उत्पन्न होने से पहले क्या कोई कृषि का कोई रोल था क्या, या फिर कृषि या पूंजी के साथ साथ कोई जो औद्योगिक क्रांति होती है उसका भी कोई रोल है क्या सामंतवादी प्रणाली में। तो ये आपके बेसिकली, और लास्ट में इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ता है, फिफ्थ में आपका क्या पढ़ना पड़ता है कि जो अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया 17वीं और 18वीं शताब्दी में यहाँ पर क्या कुछ बदलाव आते हैं, यूरोपियन का इंटरफेयर होता है, तो उनसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्या कुछ
औद्योगिक, सामाजिक, कल्चरल इवोल्यूशन हुआ या एक दूसरे से क्या आदान प्रदान हुआ, इनके समाज में और इनकी राजनीति में, इनके शासन प्रशासन में, इनके कल्चर में क्या प्रभाव पड़ा, क्या चेंज आया, ये आपका यानी कि जो आपने ये 5 पॉइंट पढ़े विश्व इतिहास में, ईरान का, रोमन का, नोमैडिक एम्पायर, 3 ऑर्डर्स और अमेरिकन और ऑस्ट्रेलिया 17वीं 18वीं शताब्दी, ये चीज, ये तो है एक तरफ। इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, अच्छा अभी इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। हम शुरुआत भी इंडियन हिस्ट्री से ही करेंगे पहले, क्योंकि 70% क्वेश्चन आपके इंडियन हिस्ट्री से ही आएंगे। तो कहते हैं ना कि दुश्मन को पहले काबू में कर, है ना। तो सबसे पहले हम जो मेन पॉइंट है भारतीय इतिहास वही पूरा करेंगे, जहाँ जहाँ इनके टॉपिक दे रखे। उसके बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री में आएंगे, जहाँ हम कम पढ़कर भी काम चला लेते हैं, क्योंकि रणनीति के तहत ही आपका टॉपिक चलना चाहिए, अन्यथा समस्याएं तो आएंगी। ठीक, अब भारतीय इतिहास की हम बात करते हैं। जो भारतीय इतिहास का टॉपिक है बच्चों, जब हमने वर्ल्ड का जैसे पढ़ लिया, इसमें एक चीज़ और बच गई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया 18वीं 20वीं सदी के साथ साथ एक चीज़ और था कि भाई चाइना और जापान में जो आधुनिकवाद आया उसमें क्या रोल था, चीन और जापान में, तो वो भी चीज़ें हमें उसमें पढ़नी पड़ेंगी। थोड़ा सा समाजवाद, साम्यवाद आया चीन के अंदर, माओ से तुंग, सेन यात सेन, चियांग काई शेक, इनका क्या रोल है वो भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। क्लियर। अब भारतीय इतिहास में हमें जो पढ़ना है, नॉर्मली हम सब जानते हैं कि भाई भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, सबको पता है। पीजीटी के बच्चे हो, बीएड कर चुके हो, पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हो, तो सब बच्चे जानते हैं कि भाई हमें एक तो क्या पढ़ना पड़ता है, प्राचीन इतिहास, एक पढ़ना पड़ता है मध्यकालीन इतिहास, और एक पढ़ना पड़ता है आपको आधुनिक इतिहास, है ना। ये 3 पार्ट में आपको पढ़ना पड़ता है, प्राचीन, मध्यकालीन, है, ये 3 वर्गीकरण है भारतीय इतिहास के। तो क्या भारतीय इतिहास में जो वर्गीकरण है, आपका जो सिलेबस है वो कहाँ से शुरू होता है, पता है भाई? आप कह रहे हो भाई हम इतिहास पढ़ रहे हैं, तो कुछ आइडिया हो आपको कि भाई कहाँ से सिलेबस शुरू होता है? नॉर्मली जो हमारा इतिहास है, सामान्यतः हम प्राचीन इतिहास में शुरुआत जब करते हैं बच्चों, वो पाषाण काल से लेकर राजपूत काल तक चलते हैं। इसमें कुछ हिस्सा आपका दक्षिण भारत का भी आता है। ठीक, ये कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, टाइम लाइन नहीं है कि भाई यहाँ से आते ही तुरंत हम टर्न कर जाएंगे कहाँ पर, कि भाई हम एकदम से कोई दीवार है, कोई रेखा, लक्ष्मण रेखा पार किए मध्यकालीन में। जब मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो यहाँ हम क्या करते हैं कि जैसे शुरुआत तो कहाँ से होती है, अरबों के आक्रमण से सामाजिक, राजनीतिक और कुछ परिस्थितियां बदलने लगती। अरबों का आक्रमण की क्या कहानी है, वो चीज़ें, यानी कि अरबों के आक्रमण से लेकर, यानी कि यहाँ से मध्यकालीन भारत की हल्की सी शुरुआत हो जाती है,
जो आपके 7वीं-8वीं शताब्दी में आते हैं। और गुप्त काल और हर्षवर्धन काल के बाद भारत में कोई ऐसा राजा नहीं बचा जो पूरे भारत को उसी तरह संरक्षित रख सके जैसे गुप्त और हर्षवर्धन काल में था। उसके बाद छोटे छोटे राज्य हो गए, चालुक्य, चोल, परमार, प्रतिहार, है ना, ऐसे साम्राज्य छोटा छोटा भारत भागों में बट गया। ऐसे में अरबों के आक्रमण भी शुरू हो जाते हैं। तो एक तरफ राजपूतों के राज्य उदय हो रहे हैं, दूसरी तरफ दक्षिण भारत में भी चालुक्य हैं, बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, ये छोटे छोटे राज्य हैं। प्रतिहार हैं मध्य भारत में, गुर्जर प्रतिहार हैं, परमार हैं, ये छोटे छोटे साम्राज्य बन रहे हैं इनके, साथ ही अरबों के आक्रमण हो रहे हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट है फिर सल्तनत काल, देखिए पूरी सल्तनत काल इसमें आती है। दूसरा आपका मुगल काल इसमें पढ़ते हो आप, ठीक। और मुगल काल में आपका प्रारंभिक मुगल काल जो आपका 1526 से लेकर 1707 है, और इसमें आपका 1196 से लेकर 1526 तक है। और तीसरा आपका इसमें आता है यूरोपियन व्यापारिक कंपनियां, यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का आगमन। भाई कौन सी व्यापारिक कंपनियां आती हैं, उस वक्त भारत में स्थितियां कैसी हैं, हालात कैसे हैं, ठीक है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का जानना जरूरी है। और लास्ट में जब आप बात करते हैं कि आधुनिक भारत की, तो आधुनिक भारत का इसमें शुरुआत होती है लगभग 1707 से लेकर 1960 तक। अब इसमें भी हम आधुनिक भारत को बच्चों बांट देते हैं, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करते हैं, हालांकि हमने पूरा डिटेल में नहीं किया अभी, क्योंकि पूरे बोर्ड में जगह नहीं बचेगी पूरा डिटेल में करेंगे। इस आधुनिक भारत को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक 1707 से लेकर 1857 एक पार्ट, ठीक, बल्कि दो में भी तीन में बटेगा। एक 1857 से लेकर 1857 से 1947, और तीसरा पार्ट बचेगा आपका 1947 से लेकर 1960। इनमें कितनी चीजें आ जाएंगी, मेन हमें थोड़ा सा एक रूपरेखा की प्राप्ति होती है। तो जब बात करते हैं कि भारत में हमें पढ़ना क्या केवीएस में, तो केवीएस की शुरुआत आपकी हड़प्पा सभ्यता से होती है, सीधी हड़प्पा सिविलाइजेशन से। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन फिर भी बताएंगे कि पाषाण काल में जैसे आपका क्या क्या मेन पार्ट है, हल्का फुल्का बता के फिर हम सीधा किस में आ जाएंगे, हड़प्पा सभ्यता। यानी कि जो आपका भारतीय इतिहास पढ़ना है आपको, वो आपकी शुरुआत अकॉर्डिंग टू केवीएस। अब हम पाषाण मध्यकाल, आधुनिक काल या प्राचीन भारत में नहीं जाएंगे, हम सीधे टॉपिक बताएंगे आपको कहाँ पर है। तो पहला आपको क्या पढ़ना है इसमें, हड़प्पा सभ्यता। तो जब हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब थोड़ा सा हड़प्पा से पहले क्या था, हड़प्पा के बाद क्या हुआ, हड़प्पा के समय समाज कैसा था, जीवन शैली कैसी थी, व्यापार कैसा था, संस्कृति कैसी थी, कृषि कैसी, यानी कि सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन उस वक्त कैसी थी, ठीक। दूसरा आपका जो इसमें टॉपिक है वो है आपका किंग, फार्मर्स एंड टाउन्स। देखिए किंग, फार्मर एंड टाउन्स, इसका मतलब क्या है। नॉर्मली हम हड़प्पा का समय मानते हैं औसतन 2500 से लेकर 1500 बीसी। जब किंग, फार्मर और टाउन्स की बात करते हैं ना, तो इसमें सीधा आप एंटर नहीं होते, इसमें दो चीजें पढ़ते हो आप। 1500 से लेकर 1000 बीसी और 1000 से लेकर 600 बीसी। समय काल का भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, वैदिक काल, यानी कि जो आर्य सभ्यता थी वो, और ये है आपका क्या, उत्तर वैदिक काल, यानी कि वैदिक काल के बाद। तो ये दो वर्गीकरण है। इन दौरान
आपका सीधा सीधा जो किंग फार्मन और टाउन्स की व्यवस्था है ना, यानी कि शहरीकरण, तो ये आपका जो टाउन्स है यानी कि ये आपका द्वितीय शहरीकरण की बात कर रहा है। और द्वितीय शहरीकरण का मतलब पहला कौन सा था, ये आपका पहला शहरीकरण है। तो द्वितीय शहरीकरण का मतलब क्या, क्या ये है? नहीं, द्वितीय शहरीकरण का मतलब है महाजनपद काल। अब देखो कितने शाणे हैं ये, इन्होंने सीधा सीधा लिख दिया किंग फार्मर और टाउन्स। बच्चे सोचेंगे यार ये इसमें क्या पड़े, तो किंग फार्मर और टाउन्स आने से पहले बीच में तुम कूद थोड़ी जाओगे, आपको यानी कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में पढ़ना पड़ेगा क्या बदलाव आया। तो जो हड़प्पा सभ्यता के बाद आपको अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमिक पढ़नी है ना, ये आपको पढ़ना 600 BCE से 600 ACE, यानी कि यहाँ आपका 600 BC का समय आता है टू 325 BC तक आपका महाजनपद काल है। और इसके साथ इन्होंने क्या जोड़ दिया, कितने शाने हैं, 600 BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, यानी कि जिसको आज हम बिफोर क्राइस्ट लिखते थे पहले, आज हम इसको बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। टू 600 ACE, 600 ACE का मतलब है आफ्टर कॉमन एरा, यानी कि 0 ईस्वी से 600 साल पहले और 0 ईस्वी से 600 साल के बाद तक आपके देश में किसान, टाउन फार्मर्स, ये सारी चीजें क्या थी, किंग क्या थे, फार्मर्स क्या थे। तो इसमें आपको देखो इस छोटी सी चीज में 600 BCE से 600 ACE तक आपका महाजनपद काल के बाद आपको पता है कि क्या उत्थान होता है, मगध का, ठीक है। और मगध का उत्थान होने के बाद आपका उसमें एक आखिरी में कौन आता है, मौर्य वंश, यानी कि किंग आ गए। मौर्य वंश के बाद आपका कौन सा आएगा, शुंग वंश, ये भी किंग में आ गए। शुंग वंश के बाद आपके क्या आएंगे, कण्व वंश, ये तो है उत्तर भारत के। लेकिन साउथ इंडिया के आप कैसे छोड़ दोगे भाई, हैं? साउथ इंडिया के किंग कौन से हैं, सातवाहन, ये भी उस वक्त चल रहे हैं। तो दक्षिण में सातवाहन है, साथ ही चेर हैं, चोल हैं, पांडे हैं। तो सिर्फ इन्होंने किंग नाम रखकर इतिश्री कर ली। बच्चे घूमते रहे किंग में क्या आएगा जी, एक बस ठप्पा लगा दिया किंग के नाम से। तो अब इसमें 600 BCE में एक तो ये आपको कि सातवाहन, चेर, चोल, पांड्य, मौर्य साम्राज्य, साथ ही किंग में ये भी आ जाएगा भाई, एक तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा आएगा विदेशी जातियां या विदेशी शासक वह आक्रमण। तब विदेशी शासक और आक्रमण पढ़ेंगे तो शक, हुण, कुषाण ये भी आ जाएंगे, इनको भी पढ़ना जरूरी है। तो इसमें आएंगे आपके शक हैं, हुण हैं और कुषाण, थोड़ा सा इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो किंग के नाम से आपके ये आ जाएंगे। फार्मर और टाउन्स का मतलब है महाजनपद काल, महाजनपद काल में ही आपके क्या आ जाएंगे, 16 महाजनपद आ जाएंगे, जो आखिर में जाकर मगध के अंदर जो उत्थान होता है वो इसी का परिणाम होता है। 16 में से मगध का ही उत्थान होता है। ऐसे ही फिर 600 BCE यानी कि किंग है, फार्मर और टाउन्स के लिए इन्होंने क्या कर दिया, इसी में आपका तीसरा दे दिया क्या कि 600 BCE से लेकर 600 ACE तक आपका समाज कैसा है, धर्म कैसा है, संस्कृति कैसी है, यानी कि पूरा डिटेल में इतिहास पूछ लिया कि लोगों का कल्चरल डेवलपमेंट 600 BCE से 600
ए से ई तक, यानी कि समाज और संस्कृति दोनों आपके आ गए। इसको आप थोड़ा सा हायर लेवल पे आप क्या कह सकते हो कि कल्चरल डेवलपमेंट कैसा था और आपकी सोसाइटी कैसी थी। तो इसके दो पार्ट हैं, एक बार आप सोसाइटी पढ़ो, फिर आप कल्चरल डेवलपमेंट पढ़ो। इसका मतलब मौर्य काल से लेकर हर्षवर्धन काल तक समाज में, धर्म में, राजनीति में, संस्कृति में, व्यापार में क्या उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन आए। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? है भाई? ठीक है। और तो इसमें थॉट क्या है, जो यात्री आए तो इसी दौरान एक स्टेप और इसने बना दिया कि एक तो सोसाइटी हो गई, तीसरे में एक समाज हो गया, और तीसरे में क्या है, जो विदेशी यात्री आते हैं उनके विचार क्या हैं। जैसे वेनसांग आया, फाहियान आया, इत्सिंग आया, सुलेमान आया, अल मसूदी आया, मार्को पोल आया, इब्न बतूता आया। ये जो व्यूज आ रहे हैं विदेशी यात्री, इनका विचार भारतीय इतिहास और समाज में क्या है। अल बेरूनी किसके साथ आया, इब्न बतूता किसके साथ आया था, फ्रैंको बर्नियर किसके पास, किसके काल में आया था, क्या बताता है भारतीय समाज में। अच्छा, एक किस्सा ही बताएंगे हम कि जो इब्न बतूता है वो दक्षिण भारत में क्यों भाग गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, क्या मामला था कि वो दक्षिण भारत में भाग गया है बच्चों। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर? तो ये एक आपका सिस्टम है कि अल बेरूनी, इब्न बतूता, फ्रैंको बर्नियर कैसे आता है। ठीक। और फिर आता है आपका, यानी कि 1 2 3 4 के बाद फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, भक्ति व सूफी आंदोलन। तो भक्ति और सूफी आंदोलन में इन्होंने दे रखा है कि भाई उस वक्त मुस्लिम और हिंदू संत हुए हैं, समाज सुधारक हुए, धर्म सुधारक हुए, जैसे कबीर हैं, नानक हैं, रामदास हैं, रामानुज हैं। अनेक संप्रदाय, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैतवाद, माधवाचार्य कौन थे, निम्बार्क कौन थे, चैतन्य कौन है, और आपके रामानुजन कौन है, रामाचार्य कौन है, शंकराचार्य कौन है, क्या सुधार की, ये चीजें इसमें आएंगी। तो भक्ति और सूफी इसमें आएगा कि भाई भक्ति और सूफी संत क्या थे, उनने जीवन में क्या फिलोसफी थी, दर्शन उनका क्या था। ठीक। और फिर आता आपका विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य, तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, किसके काल में हुई, उस वक्त उत्तर भारत में किसका राजा था। ठीक। तो इसमें विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना की बात होती है ना, तो ये कहते हैं भी हम्पी का मूल्यांकन अच्छे से करना आप, कि हम्पी क्या है, हम्पी में क्या क्या कल्चरल फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं थी, हम्पी को किसके लिए जाना जाता है, हम्पी के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं, इस बारे में जानकारी है। ठीक। और फिर बाद में आता है आपका पीजेंट, जमींदार एंड स्टेट, यानी कि किसान,
जमींदार और राज्य। इन्होंने इसमें क्या दे रखा है कि जो किसान, जमींदार और राज्य हैं, तो इसमें एक तो ये दे रखा है कि भाई मुगल साम्राज्य में जब मुगल साम्राज्य था भारत के अंदर, मुगल एम्परर में जो आपकी भू राजस्व नीति और कृषि के ऊपर उनकी क्या फीचर्स, यानी कि उस दौरान जैसे खासकर आईने अकबरी में जो अकबर का अबुल फजल है, उसमें इनके बारे में क्या वर्णन दे रखा है ये बताना है। डायरेक्टली सल्तनत काल और मुगल काल इन्होंने नहीं लिख रखा, बस एक ये दे रखा है कि भाई जो पीजेंट हैं, जमींदार हैं और राज्य हैं, तो आईने अकबरी मुगल एम्परर 16वीं और 17वीं शताब्दी में खासकर, तो मुगल एम्परर खासकर कौन सी में, 16वीं और 17वीं शताब्दी में, तो यानी कि जब मुगल काल का लगभग पतन हो रहा है। 16वीं का मतलब 1500 लेकर 16, 17वीं मतलब 1600 लेकर 17वां, यानी कि अकबर से लेकर औरंगजेब के बीच जो भू राजस्व व्यवस्था थी, जमींदार थे, किसान थे, उनकी कंडीशन क्या थी। तो आईने अकबरी का ट्रांसलेशन की स्टोरी क्या है और आईने अकबरी से क्या खबर मिलती है, यानी कि एक स्पेशल फोकस दे रखा आईने अकबरी के बारे में। ठीक, साथ ही अब अगला जो टॉपिक दे रखा है इसमें वो है औपनिवेशवाद व उसका प्रभाव। औपनिवेशवाद व उसका प्रभाव का मतलब सीधा सीधा क्या है भाई, यूरोपियन कंपनियां, यानी कि जो यूरोपियन कंपनियां भारत में आई, खासकर दो में ही संघर्ष चलता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि भाई पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो इन सब के अंदर ये पहली बात तो क्यों आए, फिर इन्होंने क्या किया, फिर इनका क्या करने में आ जाएगा, शासन, प्रशासन और इनकी भू राजस्व नीतियां, लैंड रिवेन्यू पॉलिसी। खासकर इसमें आपके 3 नीतियां आती हैं, सबको पता है, स्थायी बंदोबस्त है और रैयतवाड़ी, ये कब शुरू की, किसने शुरू की, और महालवाड़ी। तो ऐसे में और इनकी जो नीतियां हैं उनका आर्थिक, व्यापारिक, उद्योग और कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, हमारे हस्तशिल्प पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, हमारी जो आधारभूत उद्योग संरचना थी, हथकरघा था, जुलाहे थे, हिंदू मुस्लिम अलग अलग स्ट्रक्चर में अपना काम करते थे, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़नी है। ठीक, तो यहाँ सारा रिकॉर्ड पढ़ना है कि जमींदारी सिस्टम क्या है, क्या उसका इफेक्ट है, किस किस प्रकार की रिपोर्ट आई है उनके ऊपर, और फिर आपका आता है ब्रिटिश एंड उसका राज के प्रभाव के कारण 1857 का विद्रोह, क्योंकि इनकी परिणाम क्या होगा, परिणाम तो यही होगा, तो 1857 का विद्रोह एक पूर्ण चैप्टर है अपने आप में, फुल, कि उसके कारण, परिणाम और प्रभाव, ये सारी चीजें 1857 के विद्रोह में करी जाएंगी। हम एक एक टॉपिक आपको थोड़ा सा क्लासिफाई कर रहे हैं ताकि आपका कोई क्वेश्चन आए तो गलत न हो। क्लियर, अभी तक कोई डाउट भाई?
फिर आपका लास्ट अगला जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय आंदोलन और महात्मा गांधी का प्रभाव। प्रभाव एवं योगदान कि देश के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या प्रभाव रहा है और क्या योगदान, ये सारा एक डिटेल चैप्टर है अलग से। और लास्ट में है आपका फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का प्रारूप। प्रारूप व निर्माण, ये जो टॉपिक है इसमें आएगा। इसका मतलब 600 BCE से लेकर 600 ACE तक आपको पूरा डिटेल पढ़ना है, यानी कि हर्षवर्धन काल तक। क्लियर? यानी कि उस दौरान भारतीय समाज में क्या समाज था, धर्म था, कल संस्कृति थी, व्यापार कैसा था, वाणिज्य कैसा था, राजनीतिक शासन प्रशासन में क्या बदलाव था, प्रांतों में जिला स्तर पर राज्य स्तर पर क्या प्रभाव था, भुक्ति किसे कहते थे, ऊपरी किसे कहते थे, ये सारी चीजें हम बताएंगे। ठीक है? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कोई भी डाउट अभी तक भाई? अभी तक भाई किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो यहाँ सर हमें सिलेबस का प्राय पता चला या नहीं पता चला? तो भारतीय इतिहास का हमें एक थोड़ा सा ये क्या किया है, वर्गीकरण किया है। क्लियर? कोई डाउट भाई किसी बच्चे को? हम्म? कोई भी डाउट? चल अब शुरू करते हैं हम थोड़ा सा भारतीय इतिहास का परिचय। शुरुआत यहाँ से हम करेंगे। तो भारतीय इतिहास में जो आप 3 पार्ट पढ़ते हो, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, इसका जो वर्गीकरण है अगर अंग्रेजों की बात माने भी, प्राचीन और मध्य और आधुनिक भारत की बात करें तो
स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और दार्शनिक हैं जेम्स मिल। ये कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री भी हैं और दार्शनिक भी हैं। ये क्या कहते हैं जेम्स मिल? जेम्स मिल ने पुस्तक लिखी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इसकी एक बुक है। इस बुक में उन्होंने भारत के इतिहास को इन 3 कालों में बांटा है। प्राचीन काल में हिंदू, क्योंकि हिंदू शासक ज्यादा है, मध्य काल में मुस्लिम क्योंकि सल्तनत और मुगल काल है, और आधुनिक काल को ये ईसाई कहता है। इस पुस्तक में इस तरह बांटता है। इसकी नज़रों में क्या हुआ कि भारत के अंदर शासन प्रशासन में तो कोई खास चेंज नहीं हुआ, और शासकों के लिए धर्म ही महत्वपूर्ण इकाई है, यानी कि शासन सेम है, बस धर्म क्या हुआ, चेंज हुआ। ये जेम्स मिल का स्टेटमेंट है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत कि भाई एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। दूसरा क्या कह रहा है ये और क्या कहता है कि जो एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे। वाह जी वाह। अब ये कहता है कि यूरोप से पीछे हो तुम, तो भाई भी क्या करने आए थे? नहीं, हम आपको सभ्य बनाने आए थे। चलो कोई बात नहीं, सभ्य बनाने आ गए, लेकिन क्या बनाया फिर तुम लोगों ने? 1857 का फिर विद्रोह क्यों हो गया? तुम तो सभ्य बनाने आए थे। किसानों ने विद्रोह क्यों किया? जमींदारों ने भी विद्रोह क्यों कर दिया तुम्हारे खिलाफ? तो वो कहता है कि भाई एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है, और अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमानों के शासन रहे हैं और उन्होंने कोई खास नहीं किया। केवल चारों ओर धर्म और बैर, धार्मिक आधार पर बैर और जातिगत वैमनस्य था। ये जेम्स मिल कहता है। तो मिल की राय में ब्रिटिश जो हो भारत को सभ्यता की राह पर लेकर आए, यानी कि ये कहता है कि जो जेम्स मिल क्या कहता है कि ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिशर्स भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए आए थे। क्योंकि तुम लोगों के जो ये 2 शासन है, हिंदू और मुस्लिम, ये सिर्फ तुम्हें धार्मिक और जाति आधार पर वैमनस्य दे के गए हैं, तुम्हें कुछ नहीं दिया। तुम बर्बर रहे हो, अत्याचारी रहे हो। भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन, सभ्य बनाना और भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन देने के लिए, वाह जी वाह, आपको ज्ञान देने और प्लस सुखी जीवन देने के लिए ये आते हैं। एग्री हो भैया आप इससे? आपका क्या विचार है कि जेम्स मिल ठीक कर रहा है? हैं? सही कह रहा है क्या? तो अंग्रेजों के इस वर्गीकरण से हटकर कुछ अन्य इतिहासकार हैं जो आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन या आधुनिक भारत को समय के हिसाब से बांट कर देखते हैं। यह संकल्पना हालांकि पश्चिम से ली है, जो आधुनिक काल जो विज्ञान, तर्कना, लोकतंत्र और स्वतंत्रता समानता पर आधारित है। उससे पहले आपका शासन प्रशासन, राजतंत्र, सामंतवाद, ये चीज़ें हैं उपनिवेशवाद पे। तो इतिहास में एनो डोमिनी एडी लिखते थे, हम सबको पता है। थोड़ा सा वर्गीकरण हमने ये भी समझाया है। यहाँ तक क्लियर है भाई जेम्स विल्स क्या कहता है? लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो क्या
कि एक तो आपने पढ़ा जेम्स मिल, ये तो आपको क्या बोलता है, पूरा साम्राज्य कहाँ पे पड़ा है, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, इस प्रकार ये वर्गीकरण करता है। एक दूसरे और है, कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैं यहीं पर लिखा देता हूँ, विलियम जोन्स। ये सुप्रीम कोर्ट के भारत के वकील हैं, विलियम जोन्स। और ये भारत के अंदर क्या करते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया 1784, कलकत्ता, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समझना। और इसी के लिए विकलिंस पहले व्यक्ति हैं जो गीता का अंग्रेजी अनुवाद करते हैं, इन्हीं के शरण में 1785 में विकलिंस जो है वो अंग्रेजी का अनुवाद, सॉरी, गीता का अनुवाद अंग्रेजी में करते हैं। ये आपके आधुनिक भारत में चलेगी, ठीक। और एक है जेम्स विल्सन, मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन गलत ना करो। जेम्स मिल, विलियम जोन्स, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन भारत में बजट के जनक माने जाते हैं। और ये 1857 के विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया द्वारा भेजे गए कि भाई कंपनी को क्या हानि हुई, इसका पता करो, ब्रिटिशर्स को क्या हानि हुई। तो महारानी विक्टोरिया द्वारा ये भारत में भेजे गए जांचने के लिए। और इन्होंने ही पहली बार आय और व्यय का लेखा जोखा बनाया था 1860 में, जो बाद में भारत में 1867 में ये बजट प्रस्तुत करते हैं। हालांकि 1861 में भी इन्होंने बजट प्रस्तुत किया था, वो इंग्लैंड को समर्पित था। और 1867 में जो बजट प्रस्तुत किया वो भारत को समर्पित था। तो इसलिए इनको भारत में बजट का जनक कहते हैं। क्लियर? कोई भी बात हो बच्चों तो हमेशा ध्यान रखना, हाथों हाथ डाउट पूछना। हम्म कुछ चीजें और हैं जो भारतीय इतिहास के बारे में थोड़े से बच्चे डाउटफुल रहते हैं। तो तीनों का अलग अलग नाम है, अलग अलग काम है, और ये तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो इसलिए भारतीय इतिहास का जो काल विभाजन करते हैं हम, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, वो जेम्स मिल की जो पुस्तक है, ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसके आधार पर हम सिर्फ इसको हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के आधार पर ही नहीं बांट सकते, अलग अलग समय के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक। तो अब यहाँ समय का विभाजन है, पहले हम एडी और बीसी का भी समझ लें। बिफोर क्राइस्ट आपको पता ही है, एडी आफ्टर डोमिनो। अब हम इसको बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, यानी कि 0 ईस्वी से पहले और 0 ईस्वी के बाद आफ्टर कॉमन एरा बोलते हैं। 25 बीसीई में ईसा मसीह का जन्म होता है। उसके बाद से आपका 0 से इधर जितना पुराना जाएगा, जितना बड़ा जाएगा अमाउंट, उतना ही समय बड़ा होता जाएगा। और 0 से इधर जितना आप आओगे आगे आज़ादी की तरफ, उतना ही न्यू होता जाएगा। क्लियर? तो थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि भी जो परिस्थितियां हैं हमारे देश की वो कैसी हैं।
क्योंकि नक्शा बनाए बिना आपके देश को आप ठीक से नहीं समझ पाओगे। तो थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए ना भाई, हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा था, और ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। हम्म, कुछ चीज़ें समझ में आ रही है भाई? हम्म। भारतीय इतिहास जब पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए क्या सिस्टम है। ईरान, आज ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, और ये आपका बर्मा, और ये आज आपका बांग्लादेश, ये आपका नेपाल, और ये आपका भूटान, और ये सारा हिस्सा आपका क्या है, तिब्बत। हम्म, और ये आपका क्या है, श्रीलंका, सिंगल द्वीप। इसको हम और क्या कह सकते हैं, सिंगल देश। क्या रीजन है कि आपको ये मैं बता रहा हूँ? कोई बच्चा बता सकता है कि मुझे जरूरत क्या है नक्शा बनाने की? हम्म, यहाँ आपका अरब द्वीप, और यहाँ से जो आपका सोपारा कभी होता था, सॉरी सोपारा नहीं, ये होती थी आपकी भृगुकुच। ठीक, ये आती थी आपकी सोपारा, ये आपकी होती थी कल्याणी। ठीक, ये आपकी होती थी कावेरी पत्तनम, ये आपकी होती थी ताम्रलिप्ति। ठीक, ये आपकी होती थी मुजरिस, ये आपकी होती थी तोंडिस, ये आपकी होती थी कोरकई, ये आपकी होती थी पदुचेरी। क्या क्या बताऊं एक नक्शे में मैं? हम्म, तो ये यहाँ से व्यापार चलता था
और ये है आपकी क्या, फारस की खाड़ी। और यह अरब जो कंट्री है ईरान है, और यहाँ पर आपका क्या आएगा, इराक है। इराक में आपका क्या है, बगदाद है। ठीक। और यहीं से आपके अंदर 712 में अरब का आक्रमण होता है, मोहम्मद बिन कासिम। उससे पहले बहुत सी चीजें होती हैं। तो भारत को यहाँ आप एक शब्द देखते हो, हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान शब्द कहाँ से आता है? इंडिया, आर्यवर्त, ये तो सब जानते हो। हुँ? लगभग 2500 ईसा पूर्व, ये आपका मैं अगर बात करूं, ये क्या बना दिया मुझे पता है आपको, बल्कि ये भी, ये मैंने क्या बाउंड्री बनाई है आपको पता है, बता सकते हो? ये जो हिस्सा मैंने बनाया है रेड, या ये जो हिस्सा, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी कि यहाँ तक का जो हिस्सा है ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो इस प्रकार भारत में फैला हुआ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भारत को क्या कहा गया है, 2500 बीसी के बाद आर्यवर्त, मतलब कि बाद में लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत की उत्तर पश्चिमी दिशा में, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद लगभग 2556 ईस्वी के आसपास ईरानियों और यूनानियों ने भारत की नदी पार की, यानी कि ईरान, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यूनान। तो जो ईरानी आए भारत में और जो यूनानी आए, ये आते हैं लगभग 2000 साल पहले। और 2000 साल पहले का मतलब हुआ लगभग 500 बीसी। ठीक, लगभग 500 बीसी के आसपास, यानी कि 2500 साल पहले, 2000 नहीं, हम 2500 साल कहेंगे। तो 2500 साल पहले यूनानियों ने, ईरानियों ने पहले आक्रमण किया भारत पर, और उसके फलस्वरूप जो भारत वैदिक काल में आर्यवर्त माना जाता है, आर्यवर्त है आपका 1500 बीसी में, इंडस वैली है आपकी 2500 बीसी में। उसके बाद आर्यवर्त थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, यहाँ तक आ जाएगा, फिर 16 महाजनपद में और आगे बढ़ जाएगा। ये एक एक चीज मैं बताऊंगा आपको। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट है? तो यहाँ भारत का नाम उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया गया। तो जो ईरानी और यूनानी आते हैं, यहाँ के लिए वो भारत से पहले भारत शब्द यूज करते हैं इस क्षेत्र के लिए। यहाँ भी भारत है,
यहाँ भी भारत है और उनसे पहले आर्यवर्त है। ईरानी और यूनानी आए, उनके लिए उत्तर पश्चिमी भारत, आर्यवर्त में भी भारत है किसके? भारत का मतलब क्या? भरतजन कबीला। तो वहां आपकी सांस्कृतिक यानी कि ऋग्वेद में भरत शब्द का प्रयोग मिलता है। तो ऋग्वेद में आपका भरत कबीला है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और वहीं से उत्तर पश्चिमी भारत आपका जो आर्यवर्त सभ्यता है, यही तो भारत है, यही तो आर्यवर्त है 1520 में। फिर ये ईरानी आए, यूनानी आए। तो अब यहाँ इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। इंडिया इंडस शब्द से निकला है, जिसको हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं। तो ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा गया। तो यूनानी तो बोलते हैं इंडोस और ईरानी बोलते हैं हिंदोस। ईरानी बोलते हैं हिंदोस, क्योंकि उनके यहाँ है से नहीं है। तो सिंधु को हिंदू बोलते हैं और यूनानी क्या बोलते हैं? इंडोस। तो हिंदोस से सिंधु की जगह हिंदू प्रयोग करते हैं, क्योंकि ईरानियों में से शब्द नहीं है शब्द है। तो सिंधु नदी के कारण वो सिंधु, इंडस नदी के कारण यूनानी इंडोस, इंडिया नाम पड़ जाता है। और फिर आर्यकालीन सभ्यता में हम इनको भारत या आर्यवर्त कहते हैं। तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कहां से आता है? हिंदुस्तान वर्ड, भारत का मतलब भी मैं पूछूंगा आप लोगों से। तो जो हिंदुस्तान वर्ड है, ये 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिन्हास उज सिराज ने मिन्हास उज सिराज ये फारसी इतिहासकार हैं। ये 13वीं सदी में इस वर्ड का यूज करते हैं, हिंदुस्तान। ठीक। और उसका मतलब था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुनी के बीच के क्षेत्र का, क्योंकि उस वक्त कबुल सल्तनत काल की स्थापना नहीं हुई। तो मिन्हास उज सिराज का प्रयोग राजनीतिक अर्थ में है, जो दिल्ली सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। धीरे धीरे इसमें दक्षिण और भारत का समावेश जब तक नहीं हुआ, तब तक इसको पूरा भारत नहीं कहा जाता। तो ये लगभग तबकात नासिरी पुस्तक लिखता है, 14वीं सदी में है ये भाई, 13वीं नहीं, तबकात ए नासिरी। और ये पुस्तक है 1357 में। इस पुस्तक में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग। कोई डाउट भाई? तो आज मुझे ये बताओ, हिंदुस्तान शब्द का मतलब आपको पता चला। तो 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, तो उसमें भारतीय उपमहाद्वीप का नाम है, उसमें भूगोल क्या है, पशु पक्षियों की कैसी व्यवस्था है, जीवन कैसा, यूरोपियन कैसे हैं। तो बाबर द्वारा प्रयोग किया गया शब्द 14वीं सदी में प्रयोग किए गए शब्द अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंद के ही कुछ समान है। तो 14वीं सदी में अमीर खुसरो भी हिंद शब्द प्रयोग करता है। जो अमीर खुसरो कौन है? शेरशाह, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी के समय, तूतिया हिंद जिसको बोलते हैं। तो अमीर खुसरो के समय हिंद शब्द का प्रयोग 14वीं सदी में। और बाबरनामा में जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग है वो थोड़ा व्यापक है, क्योंकि बाबर जब तक आता है तो उसमें कुछ ज़्यादा ही साम्राज्य था। तो भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में जो पहचाना जा रहा था, वो सिर्फ राजनीतिक शब्द थे। राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे। तो राष्ट्र का मतलब क्या होता है पता है?
राष्ट्र का मतलब होता है जब आपके देश के साथ आपकी भावना जुड़ जाती है, प्राण आ जाते हैं, सजीवता आ जाती है, तब वो भौगोलिक टुकड़ा एकमात्र इकाई न रहकर वो देश राष्ट्र में बन जाता है। तो आप कहीं भी रहो, आपका देश तो, आपका दिल तो भारत के लिए धड़कता है। और भारत का मतलब होता है भा प्लस रथ, यानी कि भा का मतलब सूर्य, भानुदय, रथ का मतलब प्रकाश, यानी कि ऐसी भूमि जहाँ से ज्ञान रूपी प्रकाश की किरणें सदा प्रज्वलित होती रहें, उस भूमि को भारत कहा गया है ऋग्वेद में। क्लियर? तो इस प्रकार तबकाते नासरी में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग होता है। आज की क्लास में थोड़ा भी डाउट हो तो बच्चों आप पूछ लेना। कल की क्लास में हम बेसिकली ये भी बता देंगे शाहनामा, चचनामा, तहकीक हिंद, तहकीकुल हिंद, तहकीक अलस हिंद, फतहनामा, किताबुल हिंद, किताब अलस हिंद, ये क्या है, कहाँ कन्फ्यूजन होती है, किसने लिखी, कहाँ अनुवाद हुई, ये सारी चीज़ें बताएंगे। क्लियर? तो भैया आज की क्लास में कोई भी डाउट हो, कोई भी बच्चा पूछ सकता है। तो सिलेबस का पता चल गया और इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये पता चल गया आज की क्लास में। तो नक्शे से कुछ समझ में आ रहा है आपको, कैसे ईरानी आए, कैसे यूनानी आए, कैसे मोहम्मद बिन कासिम आया, हिंदुस्तान शब्द, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, कुछ बंदरगाहें थी, कैसे हमारा फारस की खाड़ी से व्यापार होता है। ठीक, भारत का मतलब क्या है, आर्यवर्त, आर्यों का जो घेरा है वो। बोलो भाई, कोई भी डाउट किसी बच्चे को? तो आज की क्लास यहीं बाइंड करें। तो हिंदुस्तान शब्द, इंडोस क्या है, इंडोस क्या है, आर्यवर्त क्या है, भारत क्या है, महनास और सिराज की पुस्तक क्या है। कल की क्लास में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, फिर हम विधिवत रूप से हड़प्पा सभ्यता और इसका टॉपिक करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, भाई आपके मैसेज कर नहीं रहे या लेट आ रहे हैं अभी पता नहीं चल रहा। समझ में आई आज की क्लास? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को? बना लोगे नक्शा? प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिना काट छाट के एक बार में ही आपके सामने नक्शा बन गया। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हों, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका अभ्यास भी होना चाहिए। आप भी टीचर बनोगे, आपके पास भी ये दक्षता होनी चाहिए कि बच्चों को समझाने के लिए किस तरीके से आपको अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में इससे आगे और विधिवत रूप से आपका टॉपिक चल पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।